सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का लेसन 9 मुगल किंग्स कोर्ट्स एंड द कार्निकल्स। क्वेश्चन है, मुगल काल में नौकरशाही पर निबंध लिखें। जैसा कि सभी प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है कि दिस लेसन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, काफ़ी दिनों से लेसन चला हुआ है, तो सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार बता रहा हूँ कि इस लेसन से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आता है। आप इसको अच्छे से रीड भी करें और देखें भी। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, मुगल काल में नौकरशाही पर निबंध लिखें। मुगल साम्राज्य एक संतुलित व्यवस्थित राज्य था। इसे यह रूप देने वाला वर्ग नौकरशाहों का था। इन नौकरशाहों ने मुगलों पर विश्वास भी किया तथा इन पर नियंत्रण भी रखा। उन्होंने क्या किया बेटा, मुगलों पर विश्वास रखा और उन पर कंट्रोल भी रखा, जिसके कारण मुगल प्रशासन संगठित व उच्च आदर्शों वाला बन गया। मुगलों के प्रशासन में भारतीय व विदेशी तत्वों का मिश्रण था। इसमें केंद्रीय व प्रांतीय शासन में ईरानी तथा मध्य एशियाई तत्व में अधिक थे, जबकि स्थानीय प्रशासन के अधिकतर तत्व भारतीय थे। नौकरशाहों की नियुक्ति की प्रक्रिया। मुगल शासन में शासक सबसे ऊपर थे, उनकी शक्ति असीम थी। अबुल फजल स्पष्ट करता था कि मुगल साम्राज्य में सत्ता की संपूर्ण क्रिया एकमात्र बादशाह में नियत है। साम्राज्य के बाकी सभी लोग उसके आदेशों की पालना करते थे। वह व्यवस्था को चलाने के लिए योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। इन्हीं लोगों के सहारे मुगल शासक एक प्रभावशाली तंत्र खड़ा कर सका। नियुक्ति के संदर्भ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ किसी व्यक्ति के दरबार में आने तथा सेवा में निवृत्त होने की कोई आयु नहीं है। उन्हें क्या कहा, यह भी ध्यान रखें कि किसी दरबार में आने पर किसी भी व्यक्ति की सेवा और आयु में कोई निवृत्त नहीं है। जिस भी व्यक्ति को सेवा में लेना होता था, शासक उससे बातचीत कर संबंधित विभाग के वरिष्ठ व्यक्ति को कहता था कि उसे दरबार में प्रस्तुत करे। इस तरह आदेश का पालन करते हुए बेटा संबंधित व्यक्ति की विस्तृत जांच पड़ताल करके सेवा में लेने का फैसला भी किया जा सकता था। बात करते हैं मनसबदारी की। मनसबदारी भी पहले भी पढ़ चुके हैं। मुगल नौकरशाही में मनसबदारी प्रमुख थी। यह सैनिक असैनिक दोनों के लिए थी। मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पद। पहले भी पढ़ा है हमने पॉइंट, शायद शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये लॉन्ग में दे दिया गया है एक अलग से पॉइंट बेटा, इसको ध्यान रखें आप। इस शब्द की व्याख्या के अनुसार जो व्यक्ति मुगलों की सेवा में आता था, मुगलों की सेवा में आता था, उसे एक मनसब पे दिया जाता था। वह मनसब उनकी दरबार में पहचान, जिम्मेदारी व हैसियत तीनों बातों का ध्यान रखता था और एहसास भी कराता था। कौन सी तीन बातें थी बेटा? पहचान, जिम्मेदारी और हैसियत। मनसब में जात व सवार दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जात शब्द व्यक्ति के पद को स्पष्ट करता था, जबकि सवार उसके ऊंट घोड़े, जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा है। इसमें यदि किसी व्यक्ति की 1000 की जात 1000 की जात मनसब व 1000 की सवार मनसब है, तो वह मनसबदारी प्रथम श्रेणी में होता था। यदि जात की तुलना में सवार 500 या इससे आसपास थे, तो वह द्वितीय श्रेणी में निर्धारित होता था, जबकि इसी आधार पर उसे दरबार में जगह मिलती थी। यहाँ तक कि शासक के सीवर में उसे अनुरूप उसका तंबू कक्ष भी बनता था। जो मनसबदारी व्यवस्था की खास बात यह है कि मनसबदार चाहे 20 के रैंक के हो या 1000 के, बड़े 20 के रैंक के हो या 5000 के, तो वह सीधे शासक से जुड़ा होता था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था कि कोई भी रैंक 1 है या 5000 है, उनमें कोई भी आपस में मतभेद नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था, सभी को एक दृष्टि से ही देखा जाता था। वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होता था। मुगल काल में सामान्य रूप से 1000 से बड़े पद के मनसबदारी को उमरा कहा जाता था। बताया था मैंने पहले भी आपने। मनसबदारों की नियुक्ति
पदोन्नति व पद मुक्ति की शक्तियां स्वयं शासक के पास होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नौकरशाहों के प्रति दरबार का व्यवहार। जो नौकरशाह हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार था। मुगल दरबार में नौकरी पाना बेहद कठिन कार्य था। दूसरी ओर अभिजात व सामान्य वर्ग के लोग शाही सेवा को शक्ति, धन व उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का एक साधन मानते थे। क्या करते थे बेटा, शाही सेवा को शक्ति, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक साधन मानते थे। नौकरी में आने वाले व्यक्ति से आवेदन लिया जाता था, फिर मीर बख्शी की जांच पड़ताल के बाद उसे दरबार में प्रस्तुत होना होता था। मीर बख्शी के साथ साथ दीवाने आला वित्त मंत्री तथा सदर उसदूर भी उस व्यक्ति का कागज तैयार करवाकर अपने कार्यालय की मोहर लगाते थे। फिर वे शाही मोहर के लिए मीर बख्शी के द्वारा ले जाए जाते थे। ये तीनों मंत्री दरबार में दाएं ओर खड़े होते थे। बाएं ओर नियुक्ति और पदोन्नति पाने वाला व्यक्ति ही खड़ा होता था। शासक उससे कुछ औपचारिक बातें करके उसे दरबार के प्रति वफादार रहने की बात भी कहता था तथा संकेत करता था कि वह किस स्थान पर खड़ा है। इस तरह उस व्यक्ति की नियुक्ति के पदोन्नति मानी जाती थी। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसके 2 पॉइंट हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, मुझे भी अब ध्यान आ रहा है पढ़ते हुए। आप सभी विद्यार्थी द्वारा से चलो कोई बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछाता है। अगर आता है कंट्रोल कैसे रखना है, नौकरशाहों पर नियंत्रण। शासक द्वारा नौकरशाहों पर नियंत्रण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उनके अनुसार शासक सामान्य रूप से इनके प्रति कठोर व्यवहार रखता था। नियमित निरीक्षण में इन्हें किसी तरह की छूट नहीं थी। थोड़ा सा भी शक होने पर या उनकी उल्लंघना करने पर उन्हें दंड दिया जाता था। इनकी कभी भी कहीं भी बदली की जा सकती थी। कोई भी अधिकारी किसी भी कार्य को करने की मनाही नहीं कर सकता था। इन सब के अतिरिक्त यह है कि इनका पद पैतृक नहीं था, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से एक जीवन की शुरुआत करनी होती थी। किसी भी अभिजात वर्ग की व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके संतान को नहीं दी जाती थी, बल्कि स्वयं बादशाह अपने दरबार में लगा ली जाती थी। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि हमने इसका पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, इसको बनाकर उन्होंने एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। आज हम इसके 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट पढ़ेंगे जो देखे भी थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक क्वेश्चन आता है, इतिवृत्त के उद्देश्य लिखे। इतिवृत्त के उद्देश्य, आप ध्यान से देखें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-3 है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले एक क्वेश्चन है, मुगलों की हारम व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं। शाही परिवार के हारम में महिलाओं की प्रमुखता थी। जो शाही परिवार था उसमें महिलाओं में हारम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इसमें सभी महिलाएं बराबर की तथा एक जैसी हैसियत वाली नहीं थी। हारम में प्रमुख महिलाएं को मोटे तौर पर निम्नलिखित 3 नामों से जाना जाता था। बेगम, अगाह, अगाचा। बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही परिवार में सबसे ऊंचा स्थान बेगमों का था। जो शाही परिवार होता था बेटा, उसमें जो सबसे ऊंचा पद था किसका था बेटा, बेगमों का। बेगम प्राय कुलीन परिवार से संबंधित होती थी। अगाह ये सामान्य कुलीन परिवारों से थी। ये भी शादी की परंपरा के बाद ही हारम में आती थी। अगाचा हारम में इनका दर्जा तीसरा था। इन्हें उपपत्नियों का दर्जा प्राप्त था। इन्हें इनके खर्च के अनुरूप मासिक भत्ता मिलता था। दर्जे के अनुसार उपहार इत्यादि भी मिलते थे। एक शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग में हमने पढ़ा था, आप इसका बाद शॉर्ट एक अकबरनामा भी है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं पहले भी लॉन्ग में भी। अब एक क्वेश्चन है, चलो आज के लिए दोनों क्वेश्चन बहुत हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपका सभी का शुभ दिन हो। सभी विद्यार्थी से फिर एक बार क्या बता रहे हैं कि आप अपने घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप अपने घर पे रहें और अपने शरीर का हेल्थ का ध्यान भी रखें। वो अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर चले आएँ बेटा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो सोचते इस बात को इग्नोर कर रहे हैं
कि कुछ नहीं है पढ़ लेंगे, नहीं बेटा, आपका समय भी बीतता जा रहा है। आप उसको अपनी तरफ से रेगुलर करें, क्योंकि एमडीएन स्कूल कलायत आपको एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। सभी आपके स्कूल में एजुकेटेड टीचर्स हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ।